Hello and good morning. I welcome you all to the Raftar Daily Current Affairs series, and I welcome you all to this beautiful morning. I hope you all are doing good. So, we'll just begin for the day. So, the first news is about the Defense Acquisition Council has approved the procurement from startups. Now, आपको पता है इंडिजनाइजेशन पे बहुत ज़्यादा जोर है एंड इट इज़ द नीड ऑफ द आर ऑल्सो. सो हुआ क्या कि एक डीआईओ बनाया गया, ठीक है, डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन. ये किसने बनाया? एचएएल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एंड बेल ने, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने. इस डीआईओ ने एक और चीज़ बनाई कॉल्ड आईडेक्स. आईडेक्स मीन्स इनोवेशन फॉर डिफेंस इंटेलिजेंस और एक्सीलेंस. जो आईडेक्स का जो एम है दैट इज़ टू प्रमोट इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इन डिफेंस एंड एरोस्पेस बाय इंगेजिंग इंडस्ट्रीज. क्योंकि तो सरकार हर कुछ नहीं कर सकती है, तो वी नीड टू ब्रिंग इन द प्राइवेट प्लेयर्स ऑन बोर्ड एंड विद देयर टेक एंड देयर एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स वी कैन develop a modern infrastructure for our defense. So thus the Defense Acquisition Council has approved that the या आईडेक्स के अंदर जितने भी स्टार्टअप्स हैं यहाँ से हम सामान खरीद सकते हैं. नाउ डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल क्या है? इट इज़ द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी इन डिफेंस मिनिस्ट्री, है ना. ये पॉलिसी और जो आपका जैसे एयरक्राफ्ट खरीदना है या राफेल खरीदना है उसके लिए डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की सहमति या मंजूरी ज़रूरी है, ठीक है. ये इनफैक्ट ये तीनों सर्विसेज के लिए एक्विजिशन करती है, दैट इज़ आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एंड इनफैक्ट फॉर इंडियन कोस्ट गार्ड ऑल्सो. द मिनिस्टर ऑफ डिफेंस इज द चेयरमैन ऑफ द काउंसिल. It was formed after the Kargil. There was a group formed after the Kargil war, and thus they recommended formation of a defense acquisition council, and thus it was formed. तो इंडियनाइजेशन के लिए या डिफेंस के सेक्टर में और कौन कौन से इनिशिएटिव भारत सरकार या इंडियन गवर्नमेंट ने स्टार्ट किए हैं? पहला है इंडिजनाइजेशन पोर्टल, उसका नाम है सृजन, टू प्रोवाइड सपोर्ट टू स्टार्टअप्स. देन डिफेंस इन्वेस्टर सेल टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन. देन डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया गया है उत्तर प्रदेश एंड तमिलनाडु में. तो कहाँ डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहा है? उत्तर प्रदेश एंड तमिलनाडु में. नाउ सेकंड इज़ अबाउट द IQ एयर. क्या है कि सब रिपोर्ट आती रहती हैं बहुत सारी, बट हमें देखना है कि इसमें कहा क्या जा रहा है. अब क्या है कि WHO एयर क्वालिटी मेंटेन करने के लिए कुछ गाइडलाइंस जारी करती है. उस गाइडलाइंस के लिए कंट्रीज़ को डाटा कलेक्ट करना होता है, उनकी मॉनिटरिंग करनी होती है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो की फाइंडिंग थी वो रिपोर्ट की, वो तो सबसे पहले तो ये था कि ऑल कंट्रीज फेल टू मेंटेन अपडेटेड एयर क्वालिटी गाइडलाइंस ऑफ WHO, ठीक है. 48% ऑफ इंडियन सिटीज़ एक्सीडेड 50 म्यूग्राम पर मीटर क्यूब. जो ये पॉल्यूशन लेवल है ये 10 टाइम्स ज़्यादा है, मतलब ये 5 अलाउड है और ये 50 है, ठीक है. एंड इंडिया इज़ द होम फॉर 14 ऑफ द वर्ल्ड्स 20 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी. जो 20 टॉप हैं मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ में, उसमें से 14 इंडिया में हैं. और एयर क्वालिटी इज़ अ बिग प्रॉब्लम फॉर मोर्टेलिटी ऑल्सो. उससे बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है, एस्थमेटिक लोगों को प्रॉब्लम होती है, किड्स को प्रॉब्लम होती है, बहुत सारी तरीके की लंग डिजीज़ हो जाती हैं. 10 एयर क्वालिटी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है. एयर क्वालिटी गाइडलाइंस कुछ नहीं होती, इन्फॉर्म टूल फॉर मेकिंग पॉलिसी मेकर्स, है ना. ये टूल है पॉलिसी मेकर्स की, भाई ऐसा कर लेना. और ये लीगली बाइंडिंग नहीं है. जो WHO ने जारी की है ये एक टाइप से होती है कि यार देखो ऐसा कर लो, है ना. अब हम आपको अगर आप नहीं भी मानोगे तो हम क्या ही कर लेंगे आपका. तो इट इज़ more of a moral suasion. Then Commission for Air Quality Management in NCR and adjoining areas reviews co-firing of biomass. Co-firing of biomass क्या होता है? जो बायोमास होता है उसको कोयला के साथ एक साथ जलाते हैं. ये थोड़ा सा एक अच्छा तरीका है एनर्जी जनरेट करने का, इससे क्लीन एनर्जी जनरेट होती है ज़्यादा. इनफैक्ट इट इज़ एन एफिशिएंट एंड क्लीन वे टू रिड्यूस GHG एमिशंस. और इससे जो है बायोमास से इलेक्ट्रिसिटी बनाने का भी ये एक बहुत एफिशिएंट तरीका है. बायोमास से इलेक्ट्रिसिटी बनाने का ये एक बहुत एफिशिएंट तरीका है, दैट इज़ द को फायरिंग ऑफ बायोमास. तो यहाँ पे हमें दो चीज़ याद रखनी है कि
वर्ल्ड की जो टॉप 20 कंट्रीज़ हैं पॉल्यूशन में, उसमें 14 इंडिया में है। और को फायरिंग ऑफ द बायोमास क्या होता है कि इट इज़ एन एफिशिएंट एंड क्लीन वे टू रिड्यूस GHG एमिशंस ऑफ द पावर प्लांट। इसमें कोयले और बायोमास के साथ जलाया जाता है और ये एक बड़ा एफिशिएंट वे भी है बायोमास को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने का। देन RBI पेपर मतलब एक कोई उन्होंने पेपर निकाला, उसमें उन्होंने कॉशियस अप्रोच कहा है कि ब्लैक स्वान इवेंट्स वो इवेंट्स होते हैं जिन्हें प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, दैट इज़ देयर अनप्रिडिक्टेबल इवेंट बियॉन्ड द कंट्रोल। जैसे हमारा COVID-19 दैट इज पेंडेमिक, वो हमारे कंट्रोल भी नहीं था, उसे हम प्रिडिक्ट भी नहीं कर पा रहे थे कि क्या होगा। तो दैट काइंड ऑफ इवेंट्स आर कॉल्ड ब्लैक स्वान इवेंट्स। तो किस कंटेक्स्ट में RBI ने इसको यूज़ किया, दैट इज़ जो गवर्नमेंट रिकैपिटलाइजेशन ऑफ बैंक्स कर रही है उसके संदर्भ में या उसके कंटेक्स्ट में। अब रिकैपिटलाइजेशन ऑफ बैंक दो तरीके से होगा, ठीक है, या तो सरकार खुद पैसा देगी, एंड इफ़ द गवर्नमेंट गिव्स द कैपिटल फ्रॉम द बजट देन इट रिड्यूसेस फंड्स अवेलेबल फॉर सोशल स्पेंडिंग डायरेक्टली। जो गरीबों के लिए योजनाएं बननी है या जो मार्जिनलाइज सेक्शन के लिए योजनाएं बननी है या किसी भी वर्ग के डेवलपमेंट के लिए योजनाएं बन रही हैं, उसमें से पैसा कम होगा। भाई पैसा अब कहीं और डाइवर्ट हो रहा है तो कहीं से तो आएगा ना, हवा में से तो आएगा नहीं। तो या फिर रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड गवर्नमेंट जारी करेगी, बोलेगी भाई ये बॉन्ड है, आप ऐसा करो अभी ले लो, ठीक है, हम आपको 2% इंटरेस्ट या 5% इंटरेस्ट के हिसाब से पैसा लौटा देंगे। अब वही इंटरेस्ट के पैसे भी तो देने पड़ेंगे, फिर इंटरेस्ट स्पेंडिंग होगी, इंटरेस्ट स्पेंडिंग से फिर वही बात हो जाएगी, सोशल स्पेंडिंग डायरेक्टली इफेक्ट होगी। तो RBI ने ये बोला कि वी शुड बी वेरी कॉशियस अबाउट इट। इनफैक्ट उन्होंने एक सिमुलेशन किया, उससे उन्होंने पता लगाया कि फ्लैक्सिबल अगर डिपॉजिट एंड लैंडिंग रेट्स हो तो रिकैपिटलाइजेशन सबसे अच्छी वर्क करती है। दैट मीन्स इफ द डिपॉजिट एंड लैंडिंग रेट्स आर फ्लेक्सिबल रिकैपिटलाइजेशन वर्क्स वेल। नाउ शॉर्ट न्यूज़ देख लें। फिनलाइजेशन कुछ नहीं है, कोल्ड वॉर के टाइम पे फिनलैंड ने पॉलिसी अपनाई कि भाई हम ना मॉस्को के साथ हैं, हम ना वेस्ट के साथ हैं। जैसे हमारी पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट थी इंडिया की, वैसे ही कुछ फिनलाइजेशन की फिनलैंड की पॉलिसी थी कि हम ना मॉस्को के साथ हैं, हम ना वेस्ट के साथ हैं, हम टोटली न्यूट्रल हैं, ठीक है। इसको हमने फिनिश में भी यहाँ पे आप लोगों के लिए लिखा है। आई कैन नॉट रीड इट, इफ़ यू कैन तो प्लीज़ टेल मी, है ना। ऐसे ऐसे कुछ फन एक्टिविटी करते रहनी चाहिए बीच में, नहीं तो बड़ा बोरिंग हो जाता है कई बार, ठीक है। और द प्रिंसिपल ऑफ न्यूट्रलिटी वॉज रूटेड ऑन एग्रीमेंट ऑफ फ्रेंडशिप, कॉपरेशन, म्यूचुअल असिस्टेंस, ठीक है। नाउ ब्रिक्स का एक R&D सेंटर बना है वैक्सीन के लिए, ब्रिक्स वैक्सीन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर, है ना। उसको ऑनलाइन लॉन्च किया गया था। इनफैक्ट इंडिया ने ही इसको बनाने के लिए प्रपोज किया था, और जिस 2018 में और जोहानिसबर्ग डिक्लेरेशन के द्वारा मरीन एरियाज बियॉन्ड नेशनल जुरिडिक्शन। अब कुछ देखो, ये एक हमारी कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, यहाँ से कुछ एरिया तो नेशनल वाटर्स होते हैं, उसके इंटरनेशनल वाटर चालू हो जाते हैं, तो इस पर तो बड़ा पंगा चलता रहता है लोगों का आपस में कि किसके वाटर हैं किसके नहीं। तो जो इंटरनेशनल वाटर हैं जो किसी भी नेशनल जुरिडिक्शन के अंडर नहीं आते, विच डज नॉट कम अंडर एनी नेशनल जुरिडिक्शन, उसके लिए UN ने क्या बोला है कि विल क्रिएट अ इंटरनेशनल लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट टू ब्रिंग मरीन एरियाज बियॉन्ड नेशनल जुरिडिक्शन अंडर कॉमन ग्लोबल मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग, ठीक है। और वो ये ऐसा जो एरिया लगभग 50% ऑफ अर्थ को कंप्राइज करता है, ठीक है। जैसे हम इंडियन ओशन की बात करें तो 100% मोलक्स आर ऑलरेडी लिस्टेड एट क्रिटिकली एंडेंजर्ड। तो जो स्पीशीज हमारे नेशनल वाटर में उन्हें तो कंजर्व करना ही है, जो हमारे उसके बियॉन्ड है उसके लिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत लगेगी, उसे भी हमें सेव करना है। देन एक्सरसाइज दस्तलिक किस किस के बीच में है, ये इंडिया और उज़्बेकिस्तान के बीच में है, ठीक है। इंडिया और उज़्बेकिस्तान के बीच में है एक्सरसाइज दस्तलिक। देन द पर्सन इज न्यूज़ टुडे इज नन अदर देन आवर very loved Shahid Bhagat Singh ji. In fact, I would like to mention the Shahid Sukhdev ji also and Shahid Rajguru ji also. So we'll just see about Shahid Bhagat Singh ji. His personal life, education was that he joined the National College Lahore, which was founded and managed by his uncle Lala Lajpat Rai and Bhai Parmanand. His religious belief was atheist. वो भगवान में नहीं मानते थे. In fact, he wrote a book Why I Am a Atheist. उनकी जो फिलॉसफी थी वो नेशनलिज्म, कंपोजिट नेशनलिज्म, ठीक है, सोशलिज्म पे उनका बहुत ज़्यादा जोर था। वो एक सेकुलर प्रेस की बात करते थे एंड ही बिलीव्ड इन रिमूवल ऑफ कास्ट बेस्ड
डिस्क्रिमिनेशन, सो वी शुड ऑल्सो स्ट्राइव फॉर द सेम। और ये सब वो रिमूवल फ्रॉम द सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स दोनों से बात करते थे। ऐसा नहीं कि आपने सोसाइटी से मिटा दिया, पॉलिटिक्स से नहीं मिटाई, वो बात करते थे कि ये सब चीज़ें जो है, या कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन जो है सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स दोनों से जाना चाहिए। इनफैक्ट ड्यूरिंग हिज टेन्योर ही एक्सपीरियंस 2 डिसाइसिव फेसेस ऑफ फ्रीडम मूवमेंट, है ना। जैसे हम बात करते थे जो एक्सट्रीमिस्ट और आपके गांधीयन अप्रोच थी, है ना, दोनों को उन्होंने अपने टेन्योर के दौरान एक्सपीरियंस किया। एक्सट्रीमिज़म बाल गंगाधर तिलक के साथ, लाला लाजपत राय के साथ रहते हुए, बिपिन चंद्र पाल जी के साथ रहते हुए उन्होंने एक्सपीरियंस किया नॉन वायलेंस व्हेन ही मेट गांधी जी। दस हिज कंट्रीब्यूशन वाज, उनकी जो क्रांतिकारी गतिविधियां थी वो कुछ इस प्रकार थी, ठीक है। ही बिकेम अ मेंबर ऑफ हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। नाउ हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन वाज फाउंडेड बाय सचिंद्र नाथ सन्याल, दैट इज सचिन सान्याल, एंड भगत सिंह जी चेंज हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन टू हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। उन्होंने HRA को HSRA में कन्वर्ट किया, जस्ट टू मेक अ पॉइंट दैट सोशलिज्म शुड बी एट द कोर ऑफ द हार्ट एंड सोल ऑफ द रेवोल्यूशन। ही एंड हिज कलीग्स एस्टैब्लिश्ड अ यूथ ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने नौजवान भारत सभा का गठन किया। लिटरेचर मैंने आपको बताया कि उन्होंने वाई एम एन एथीस्ट लिखी थी। ही वॉज अ पार्ट ऑफ एडिटोरियल बोर्ड ऑफ कीर्ति। कीर्ति जो थी एक मैगजीन थी वर्कर्स एंड पेजेंट पार्टी की पंजाब में। उनके जो स्लोगन था वो इनकलाब जिंदाबाद था, ठीक है। इनकलाब जिंदाबाद का मतलब होता है लॉन्ग लिव द रेवोल्यूशन, ठीक है। और उन्हीं के ये बहुत लोगों ने इस्तेमाल किया, लेकिन वो भी इसको बहुत इस्तेमाल करते थे। ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे ट्रायल चलाए उनके अगेंस्ट। ही वॉज फर्स्ट अरेस्टेड ऑन द चार्ज ऑफ एसोसिएशन विद काकोरी केस, है ना। काकोरी में जो काकोरी कांड जिसको हम कहते हैं, उनको उसके लिए उनको अरेस्ट किया गया। ही वॉज एसोसिएटेड इन सेंट्रल असेंबली बॉम्बिंग केस, जिसमें उन्होंने बोलता कि इट वॉज थ्रोन टू मेक द डेफ हेयर, है ना। एंड प्लीज टेल मी इन द कमेंट बॉक्स विच वॉज द बिल डिस्कस्ड ड्यूरिंग दैट टाइम इन द सेंट्रल असेंबली व्हेन दिस इवेंट टुक प्लेस। एंड ही वॉज चार्ज इन सॉन्डर्स मर्डर केस। तो सॉन्डर का मर्डर केस में उनको चार्ज किया गया था। सो वी ऑन बिहाफ ऑफ अल्फा IAS एंड इट्स होल टीम पे होमेज टू शहीद भगत सिंह जी ऑन शहीद दिवस। मे वी ऑल गेट इंस्पायर्ड बाय हिम एंड learn something from him. So thank you all for watching. I hope you liked it. Have a very good day. Keep healthy, keep smiling, and we shall see you tomorrow. Take care.